67 करीब लोग बताते हैं। मतलब अब जाति जनगणना होगी तो पक्के तौर पता चलेगा, लेकिन ऐसे आंकड़े लोग रखते हैं। ये जो आपने एक हाहाकारी आंकड़ा दिया ना कि 90% जॉब 25% के पास, उसमें से 9 सरनेम वाले हैं, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जो लंबरदार थे, सामाजिक न्याय वाले, पिछड़ी और दलित राजनीति करने वाले, वो इसको कैसे कंसोलिडेट करने में चूक गए या लगातार चूक रहे हैं यार, या अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं? क्यों, क्या कर दिया उन्होंने साहब? देखिए, मैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, तो मुझसे पूछा गया कि आप 4 वाक्यों में 5 वाक्यों में बताइए ताकि ट्विटर का एक संदेश बन जाए कि भाई नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने 5 वाक्यों में ये कहा कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था, और वो खराब प्रदर्शन उसके बाद से लगातार जारी है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इन लोगों का विश्वास एक एंटी ब्राह्मण रेटरिक में है, एक ब्राह्मणवाद विरोधी लफ्फाजी में इनका विश्वास है, जिसकी वजह से जो ऊंची जातियों का समाज है भारत का, यानी जो ब्राह्मणवाद विरोधी लफ्फाजी में यकीन नहीं करता और उसको नकारात्मक मानता है, वो इनके साथ जुड़ने से लगातार इनकार करता है। तो इसमें स्थिति होती है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में पिछली बार चुनाव हुआ, अगर आप लोकनीति के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि उसमें भाजपा सरकार के खिलाफ एक बहुमुखी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी वहां पर, और उसमें वो एंटी इनकम्बेंसी ऊंची जातियों के भीतर भी थी, जैसे कि ब्राह्मण बिरादरी के अंदर वो एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन अंततः उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे दिया, और जो अखिलेश का और अखिलेश ने जो एक पिछड़े वर्ग की एकता बनाई थी, उसको उनके वोट नहीं प्राप्त हुए। तो अब उनको दिखाई पड़ गया 2022 में सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिशत लेने के बावजूद वो जीत से बहुत ज्यादा दूर रह गए, उनकी केवल 111 सीटें रह गई। तो ये एक सामाजिक, ये 2022 का जो चुनाव है, ये सामाजिक न्याय की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है, ये उसकी ट्रेजेडी है कि पहले जहां 30% वोटों में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता था, अब उससे 32 या 33% वोटों में भी पूर्ण बहुमत से वो बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक अपूर्ण ध्रुवीकरण कर पाती थी, लगातार 20 साल तक सामाजिक न्याय के ध्रुवीकरण से पिछड़ती रही, उसने भी एक ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण कर दिया है। कैसे कर दिया है, इसको खुद ही अभी आपने बताया कि उसने ऊंची जातियों के साथ में जो शूद्र जातियां हैं, यानी जो ओबीसी जातियां हैं संविधान की भाषा में, उनको उसने जोड़ दिया है। अब भाजपा के सामने दिक्कत क्या है? दिक्कत भाजपा के सामने यह है कि जिस तरह ऊंची जातियां भाजपा की स्थायी वोटर बन गई हैं, उस तरह जो पिछड़ी जातियां हैं उनका केवल एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा ही भाजपा का स्थायी वोटर है। बाकी को अपने साथ रखने के लिए भाजपा को काफी कवायद करनी पड़ती है, नेताओं को मिलाना पड़ता है, तरह तरह की और योजनाएं चलानी पड़ती हैं। वो स्वाभाविक रूप से अभी तक भाजपा के वोटर नहीं बन पाए, हालांकि भाजपा बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं रह गई है, ये सही बात है। तो उसको भाजपा को लगातार कवायद करनी पड़ती है, और ये कवायद वो बहुत ध्यान से, योजना पूर्वक, सिलसिलेवार तरीके से करती है। जैसे विजय जी ने बताया कि विश्वकर्मा योजना है, उसी कवायद का हिस्सा है। रोहिणी कमेटी जो है वो उसी कवायद का हिस्सा है। और रोहिणी कमेटी का एक इतिहास है, जो कि जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उसमें हुकुम सिंह कमेटी बनी थी, दरअसल वो वहां से पूरा इतिहास। एक चीज बताइए कि जो आपने बात कही कि ब्राह्मण जो है स्वाभाविक रूप से इधर है, तो वो जो ओबीसी वाले लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से उधर क्यों नहीं है? उसमें से थोड़े क्यों स्वाभाविक रूप? देखिए, उसका एक कारण है, देखिए भारतीय समाज की एक संरचना है, उसका एक इतिहास है। अंग्रेजों के जमाने के बाद में लगातार जो शूद्र जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, उनके सामने ये विमर्श के जरिए, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के जरिए एक इमेज प्रोजेक्ट की गई है कि आप दबे हुए हैं, आप तिरस्कृत हैं, आपका सामाजिक रूप से अपमान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर आप गुरु गोलवलकर का डिस्कोर्स देखें तो वो लगातार ये अपनी बात कह रहे हैं। स्वयंसेवकों के साथ मैंने बहुत उनकी बातचीत पढ़ी है, बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने। वो लगातार उनसे कह रहे हैं कि जो शूद्र जातियां हैं उनको दबा हुआ मत मानिए, वो कोई जो ऊंची जातियां हैं उनसे वो कम नहीं है। फिर वो जो
विराट पुरुष है, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, जिसके बताया जाता है इसके मस्तक से ब्राह्मण का जन्म हुआ वगैरह वगैरह विभिन्न अंगों से। वहां भी वो कहते हैं कि जो पैरों से शूद्र का जन्म दिखाया गया है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि ये लोग कमजोर हैं या कमतर हैं दूसरों से, क्योंकि शरीर के सब अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस तरह का लगातार उन लोगों ने डिस्कोर्स चलाया है। तो भाजपा की तरफ से ये कोशिश रहती है कि वो इस तरीके से इन लोगों को जोड़ें, और दूसरे लोग जो हैं वो एंटी ब्राह्मण रेटरिक के जरिए इन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो भाजपा का डिस्कोर्स समरसता का है, इन लोगों का डिस्कोर्स एक समानता का डिस्कोर्स है, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद विरोध के मुकाबले करके वो पूरी समानता कायम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सब बात मैंने इसलिए कही कि इसमें क्या है कि जो ओबीसी वोट है वो अभी आपने जो आंकड़े दिखाए थे उन्हीं को आप देखिए। तो भाजपा को जो राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी वोट मिलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कंप्लीट पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में हो गया हो, विपक्ष को भी खासे वोट मिल रहे हैं। और विधानसभा के स्तर पे जैसे कई जगह तो भाजपा के पास ओबीसी नेता ही नहीं है। अभी कर्नाटक के सबसे बड़े ओबीसी नेता सिद्धरमैया हैं, भाजपा के पास कर्नाटक में कोई ओबीसी नेता नहीं है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि कई जगहों पर, आप केवल उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी भाजपा के पास बहुत मजबूत और प्रभावी ओबीसी नेता नहीं है, जबकि दूसरे जो उनके विपक्ष में मोर्चा खड़ा हुआ है उसके पास ज्यादा प्रभावी ओबीसी नेता हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जरूर भाजपा के पक्ष में ओबीसी जो ध्रुवीकरण है वो काफी झुका हुआ है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ऐसा सब जगह हो जाए। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने विश्वकर्मा योजना की पेशकश की। नहीं, ऐसी बहुत सारी